स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। जरा सोचिए, एक ऐसा दबंग पुलिस वाला जिसने अपने करियर में बड़े बड़े केस सुलझाए, नाम और इज्जत कमाई, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद वो भूलने की बीमारी से जूझ रहा है। चीजें धुंधली हो चुकी हैं, यादें टुकड़ों में बिखरी पड़ी हैं। फिर भी एक दिन ऐसा राज सामने आता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। जिस केस को वो सालों पहले सुलझा चुका था, उसमें एक मासूम को फंसा दिया गया था और अब वो मासूम मौत की सजा के कगार पर खड़ा है। क्या उस पुलिस वाले के पास अभी वक्त है खुद को और उस निर्दोष को बचाने का? तो जानेंगे आज की इस कहानी में। आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कमेंट के लिए धन्यवाद। कहानी की शुरुआत होती है रॉय फ्रीमैन से, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। कुछ समय पहले उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते वो अब अल्जाइमर के मरीज हैं। हाल ही में उनकी ब्रेन सर्जरी भी हुई थी, जिसमें उनकी कई यादें खो चुकी हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। रॉय को अपनी रोजमर्रा की चीजों को याद रखने के लिए पूरे घर में नोट्स लगाने पड़े हैं। हालत तो ऐसे है कि उन्हें अपना नाम तक याद नहीं रहता। रॉय की डॉक्टर का नाम डॉक्टर मार्गरेट है और जब तक रॉय पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, उनका मेडिकल ट्रायल चलता रहेगा। रॉय के परिवार की बात करें तो उनके माता पिता काफी पहले ही गुजर चुके हैं। उनकी पत्नी का जिक्र फिल्म में नहीं किया गया है, पर उनके घर में दोनों की एक फोटो मौजूद है। हालांकि फोटो का शीशा टूटा हुआ है, जिससे उनकी पत्नी की फोटो धुंधली दिखती है और वो चेहरा रॉय को याद ही नहीं। तभी रॉय को क्लीन हैंड प्रोजेक्ट से ऑफिसर एमिली का फोन आता है, जिसमें वो अपने 10 साल पुराने एक केस के बारे में बात करना चाहती है। इस केस में रॉय ने आइजैक नाम के एक सस्पेक्ट को जोसेफ के मर्डर के आरोप में सजा दिलाई थी और कोर्ट ने उसे अगले ही महीने मौत की सजा देने का आदेश दिया है। एमिली ने आइजैक के लिए गवर्नर से अपील की थी कि आइजैक को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो निर्दोष है, लेकिन गवर्नर ने इसे ठुकरा दिया। अब आइजैक रॉय से मिलना चाहता है क्योंकि रॉय के पुराने पार्टनर जिमी ने उससे बात करने से मना कर दिया है। क्लीन हैंड प्रोजेक्ट उन कैदियों के लिए काम करता है जिन्हें ये संगठन निर्दोष मानता है। हजारों ऐसे केस होते हैं जहां निर्दोष लोगों की बलि चढ़ जाती है और इस प्रोजेक्ट का यही काम होता है कि मासूम लोगों को सजा से बचाया जाए। रॉय अपनी खोई हुई यादों को फिर से पाने के लिए सबसे पहले जोसेफ के मर्डर की फाइल चेक करता है। केस फाइल का अध्ययन करने के बाद वो आइजैक से मिलने जाता है। आइजैक रॉय को बताता है कि उसने जिंदगी में बहुत से बुरे काम किए हैं, लेकिन उसने जोसेफ का कत्ल नहीं किया। उसने बताया कि उस रात जब जोसेफ का केयर टेकर वेन घर से चला गया था, तो वो चोरी की नियत से घर में घुसा, लेकिन उससे पहले ही किसी ने जोसेफ को मार डाला। आइजैक कहता है कि वो डर के मारे कातिल का चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि वो थोड़ा नशे में था, मगर जब उसने जोसेफ की लाश देखी तो उसका नशा तुरंत ही उतर गया। रॉय उसे याद दिलाता है कि 10 साल पहले तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पर मिले थे। अगर तुम खुद को वाकई में निर्दोष समझते हो तो तुमने अपराध क्यों कबूल किया था? इस पर आइजैक जवाब देता है, उस वक्त मैं सिर्फ 18 साल का था। तुम्हारे पार्टनर जिमी ने मुझे धमकाया था और मजबूर किया था कि मैं गुनाह कबूल कर लूं, और डर के मारे मैंने हामी भर दी क्योंकि जिमी ने धमकी दी थी कि अगर मैंने कबूल नहीं किया तो मुझे लंबी सजा हो सकती है। आइजैक आगे बताता है, अगर तुम असली कातिल के बारे में जानना चाहते हो तो रिचर्ड फिन से बात करो। रिचर्ड जोसेफ को अच्छी तरह से जानता था और वो जोसेफ की मौत पर एक किताब लिख रहा है। अब रॉय को आइजैक की आंखों में सच्चाई नजर आती है और यही कारण है कि रॉय इस केस को दोबारा जांच करने का फैसला करता है। केस की फाइल को जांच करने पर रॉय को रिचर्ड फिन का कन्फेशन मिलता है और अजीब बात यह होती है कि उस कन्फेशन पर 2 ऑफिसर्स के साइन होने चाहिए थे, जिमी और रॉय के, लेकिन वहां केवल जिमी के साइन थे। इसके बाद रॉय की मुलाकात जिमी से होती है। रॉय जिमी से कहता है, मैं अपनी यादें खो चुका हूँ और हाल ही में मैंने आइजैक से मुलाकात की थी। वो निर्दोष लगता है, इसलिए मैंने केस को फिर से जांचने का फैसला किया है। डॉक्टर ने रॉय को सलाह दी थी कि ब्रेन एक्सरसाइज के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहे और ये भी एक कारण था कि वो इस केस की जांच करे ताकि उसका दिमाग चलता रहे। वो जिमी से कहता है, इस केस में मेरी थोड़ी मदद कर दो। जिमी रॉय को बताता है, एमिली का फोन मुझे भी आया था, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की। 2 साल पहले मेरी बीवी बहुत बीमार थी और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, पर किसी ने मेरी मदद ही नहीं की। मैंने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया और वो मुश्किल समय निकाल लिया, और कारण है कि जिमी में अब दया जैसी कोई भावना ही नहीं रही। रॉय फिर जिमी से कहता है, जोसेफ के घर में रिचर्ड फिन के फिंगरप्रिंट्स भी थे, लेकिन हमने आइजैक को सस्पेक्ट मान लिया और ज्यादा गहराई से जांच ही नहीं की। जिमी इसे टालते हुए कहता है, इतना मत सोचो, आइजैक क्रिमिनल था, उसने डर के मारे जोसेफ को मार दिया होगा। रॉय महसूस करता है कि जिमी को इस केस में कोई खास दिलचस्पी नहीं है और तभी उसकी नजर जिमी की महंगी कार पर पड़ती है। यह देखकर उसे शक होता है क्योंकि जिमी के पास अपनी बीवी के इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो इतनी महंगी कार कहां से आई? कहानी में मोड़ आता है और रिचर्ड मारा जाता है। जिमी रॉय को रिचर्ड फिन की डेड बॉडी के पास ले जाता है और बताता है, ओवरडोज के कारण रिचर्ड की मौत हो गई। लेकिन रॉय को यह मामला कुछ अजीब लगता है क्योंकि रिचर्ड ड्रग एडिक्ट नहीं लगता था। एक इंजेक्शन के बाद उसकी मौत हो जाना कुछ अजीब था। जिमी कहता है, शायद अपनी जिंदगी में तंग आकर उसने ओवरडोज ले लिया होगा, लेकिन रॉय अब समझ चुका था कि पूरे मामले के पीछे कोई और चाल चल रहा है। रॉय को धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि रिचर्ड असली किलर के पीछे था और इसी वजह से किलर ने उसे मार दिया था। जिसके बाद रॉय रिचर्ड के भाई एडी से मिलता है और उसे कहता है, रिचर्ड किसी बुक ऑफ मिरर पर काम कर रहा था, मुझे वो किताब चाहिए।
एडी उसे किताब देते हुए कहता है, रिचर्ड एक अच्छा इंसान था, हमारे रिश्ते थोड़े खराब थे, लेकिन वो कभी ड्रग्स नहीं लेता था। हाँ, पिछले कुछ दिनों से वो काफी परेशान था और पूरे दिन उसी किताब में डूबा हुआ रहता था। रॉय घर आकर रिचर्ड की किताब पढ़ने लगता है और अब हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। रिचर्ड की मुलाकात कॉलेज में लॉरा बेन से होती है। दोनों एक थीसिस पर काम कर रहे थे और रिचर्ड के आत्मविश्वास से लोरा को उस पर प्यार हो जाता है। इसी कॉलेज में जोसेफ भी था, जो लोरा के काफी करीब था, क्योंकि वो थीसिस पर साथ काम कर रहे थे। कुछ समय बाद रिचर्ड और लोरा करीब आ जाते हैं, लेकिन एक दिन रिचर्ड को पता चल जाता है कि उसके पिता की मौत के बाद रिचर्ड के लिए आगे की पढ़ाई कर पाना मुश्किल है, इसलिए उसे कॉलेज छोड़ना पड़ता है। लोरा उसे जोसेफ के पास ले जाती है और कहती है वो हमारी मदद करेगा, और रिचर्ड को जोसेफ के पास काम करने का मौका मिल जाता है। लेकिन रिचर्ड को लोरा और जोसेफ की नजदीकियां पसंद नहीं आती और धीरे धीरे वो जलन महसूस करने लगता है। एक दिन जोसेफ के घर में किताबें जमाते समय रिचर्ड को जोसेफ का रिसर्च पेपर मिलता है, लेकिन उस पर लोरा का नाम लिखा होता है। इससे उसे लगता है कि जोसेफ ने लोरा का काम चुरा लिया है। लंच के दौरान जोसेफ रिचर्ड को और गुस्सा दिलाता है, कहता है कि उसे लोरा से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो मेरे जैसे तेज लोगों को पसंद करती है। इसके बाद रिचर्ड लोरा से दूरी बना लेता है और अगले ही दिन जोसेफ की लाश मिलती है। जोसेफ की रिसर्च को यूएस गवर्नमेंट स्टडी कर रही थी, लेकिन उसकी मौत से ठीक पहले लोरा ने पुलिस अधिकारी सूजन से कहा था कि जोसेफ ने उसका काम अपने नाम कर लिया है। हालांकि जोसेफ का बड़ा नाम था और लोरा को कोई नहीं जानता था, इसलिए उसकी बात पर किसी ने यकीन ही नहीं किया। जोसेफ के मरने के बाद लोरा कहीं गायब हो गई और उसे कभी किसी ने देखा ही नहीं। हालांकि रिचर्ड ने उसे एक बार कहीं देखा था, लेकिन उसकी किताब यहीं खत्म हो जाती है। किताब में ये नहीं लिखा होता कि रिचर्ड ने लोरा को आखिरी बार कहाँ देखा था, क्योंकि उसकी मौत हो गई थी। अब रॉय के लिए मुश्किल बढ़ गई, क्योंकि उसे अब लोरा की तहकीकात करनी पड़ेगी। रॉय जिमी से कहता है जोसेफ के साथ उसका केयर टेकर वेन और लोरा भी थे, लेकिन अचानक ये सब कहाँ गायब हो गए किसी को नहीं पता। ये केस बहुत उलझा हुआ है और मुझे आइजैक अब सच में निर्दोष लगता है। जिमी रॉय से कहता है हमें इससे क्या लेना देना। रॉय फिर रिचर्ड की एक्स वाइफ डेना फिन से रिचर्ड की हालत के बारे में पूछता है। डेना बताती है कि रिचर्ड हाल ही में एलिजाबेथ नाम की एक औरत से बात कर रहा था और वो उस पर काफी गुस्सा था। रिचर्ड कभी किसी से इस तरह से बात नहीं करता था। डेना को लगता है कि रिचर्ड की मौत के पीछे एलिजाबेथ का हाथ हो सकता है। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद रॉय को पता चलता है कि एलिजाबेथ कोई और नहीं बल्कि लोरा बैंड्स है और लोरा ने अपना नाम बदलकर एलिजाबेथ रख लिया था। रॉय जब लोरा से मिलता है तो वो उससे कहता है रिचर्ड का मानना था कि जोसेफ के मर्डर के पीछे तुम हो। लोरा जवाब देती है जोसेफ की मौत से हम सभी दुखी थे, लेकिन मैं रिचर्ड की बातों से सहमत नहीं हूँ। रॉय को लोरा वही किताब दे देती है और कहती है समय निकाल कर इसे पढ़ लेना, क्योंकि अगले महीने आइजैक को मौत की सजा मिलने वाली है। हो सकता है हम उसे बचा सकें, क्योंकि असली कातिल कोई और है। इसके बाद जिमी रॉय को जोसेफ के केयर टेकर वेन का पता देता है। रॉय जब वेन से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वेन एक सोल्जर था जिसने इराक में जंग लड़ी थी। इस वजह से वेन के दिमाग में बहुत सारी बुरी यादें थी जिन्हें जोसेफ ने मैनिपुलेशन करके मिटा दिया था। इसके बाद जोसेफ ने उसे अपने घर पर केयर टेकर बना लिया। वेन बताता है कि जोसेफ के घर अक्सर सरकार के लोग आते थे, क्योंकि उसकी रिसर्च और थीसिस सरकारी कामों के लिए जरूरी थी। इसके अलावा जोसेफ के पास कई महिलाएं भी आती थी जिनकी प्राइवेट वीडियो वो रिकॉर्ड करके रखता था। हालांकि लोरा के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं था। जोसेफ की मौत से एक दिन पहले रिचर्ड, लोरा और जोसेफ के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद वेन कहता है कि वो ओल्ड वरन पब में गया था, जहां उसने बारटेंडर डियन के साथ खूब शराब पी ली थी। वेन ने बताया कि डियन का भी जोसेफ के साथ अफेयर था, क्योंकि उसने जोसेफ और डियन की एक वीडियो देखी थी। रॉय के वहां से जाते ही वेन किसी को कॉल करता है और रॉय की सारी जानकारी दे देता है। यानी वेन भी कुछ अलग ही खेल खेल रहा है। अब रॉय की इन्वेस्टिगेशन में डियन भी शामिल हो चुकी है। रॉय को एहसास होता है कि बाकी सारे केस में जिमी और उसके साइन थे, लेकिन जोसेफ के केस में सिर्फ जिमी की ही साइन है। इसके बाद लोरा रॉय से मिलने आती है और रिचर्ड की किताब को बेकार कहती है। वो ये दावा करती है कि उसका जोसेफ के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है और जोसेफ को किसी ने पैसों के लिए मारा होगा। लेकिन रॉय उसे कहता है कि जोसेफ के मरने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, पैसा, थीसिस या फिर बॉयफ्रेंड की जलन। इधर जिमी भी रॉय पर नजर रखे हुए है। लोरा को समझ में आ गया था कि रिचर्ड की तरह रॉय को भी उसी पर शक है कि शायद उसने ही रिचर्ड और जोसेफ को मारा होगा। रात में जब रॉय खाना लेने बाहर जाता है तो वेन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रॉय वेन को शूट करके मार देता है। अब रॉय को यकीन हो जाता है कि जोसेफ के मर्डर के पीछे कई गहरे राज छिपे हैं और आज एक निर्दोष है। जहां जिमी रॉय से कहता है जो ड्रग्स रिचर्ड की बॉडी में थे वही ड्रग्स वेन के ट्रक में भी मिले हैं और हो सकता है कि रिचर्ड को वेन ने मारा होगा। लेकिन रॉय के मन में सवाल था, क्यों? रॉय जिमी से कहता है कि रिचर्ड की किताब के हिसाब से जोसेफ को लोरा ने मारा था। वेन ने मुझ पर हमला किया, लेकिन क्यों? इसी बीच रॉय जिमी से पूछता है कि जोसेफ के केस फाइल पर सिर्फ तुम्हारे साइन क्यों हैं, जबकि बाकी सभी केस में हमारे दोनों के साइन थे। रॉय की ये बातें सुनकर जिमी गुस्से में उसे गालियां देता है और चला जाता है वहां से, क्योंकि जिमी ने हमेशा रॉय की मदद की थी और अब वो उसी पर शक कर रहा होता है। इसके बाद रॉय ओल्ड पब में जाकर डियन के बारे में पूछता है,
लेकिन उसे पता चलता है कि डियन 5 साल पहले ही मर चुकी है। रॉय को अपने फ्लैशबैक के याद आने लगते हैं और इसी समय सूजन उसे मिलने के लिए बुलाती है। सूजन बताती है कि जोसेफ के ट्रॉमा थेरेपी पर एक किताब लिखी थी, लेकिन जोसेफ के मौत से पहले लोरा ने उस किताब को अपना बना लिया था। अगले ही दिन जोसेफ की मौत के बाद लोरा ने अलग से वो किताब लिख दी। ये सुनकर रॉय को यकीन हो जाता है कि जोसेफ की हत्या के पीछे लोरा का ही हाथ है। इसके बाद रॉय जोसेफ के घर जाता है, जो पिछले 10 सालों से वैसा का वैसा ही था, लेकिन घर के खुदाई के सामान पर मिट्टी लगी हुई थी, जिसे देख रॉय ने गार्डन में जांच करना शुरू किया। आखिरकार उसे वो बैट मिल गया जिससे जोसेफ की हत्या की गई थी, और इतने सालों तक कोई भी उस बैट को नहीं ढूंढ पाया था। लेकिन अल्जाइमर से जूझ रहे रॉय ने आखिरकार उस एविडेंस को ढूंढ ही लिया। तभी अचानक लोरा और जिमी रॉय के पास आ जाते हैं। जिमी गुस्से में रॉय से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि इस सबसे दूर रहो। यहीं पर रॉय को पता चलता है कि जिमी और लोरा पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। रॉय दोनों से कहता है लोरा ने अपनी बुक पब्लिश करने के लिए जिमी को पैसे देकर जोसेफ का मर्डर करवाया था। ये सुनकर लोरा अपनी बंदूक नीचे कर लेती है और कहती है, मैंने जिमी को पैसे नहीं दिए और ना ही जोसेफ का मर्डर करवाया। इसके बाद लोरा रॉय को बताती है कि कुछ साल पहले रिचर्ड ने जिमी से संपर्क किया था और कहा था कि जोसेफ की मौत के पीछे लोरा का हाथ है। उसने ये सब अपनी बुक के लिए किया था। फिर अपनी जान बचाने के लिए लोरा ने जिमी को पैसे देकर रिचर्ड का मर्डर करवाया और यहीं से जिमी के पास अपनी बीवी के इलाज के लिए पैसे आए थे। जिमी रॉय को बताता है ये लड़की मैनिपुलेट करने में माहिर है। इसने वैन का इस्तेमाल करके रिचर्ड का मर्डर करवाया और इसी ने वैन की मदद से जोसेफ को मारा होगा। ये लड़की शैतान है। लेकिन इससे पहले कि जिमी और कुछ कह पाता, लोरा उसे गोली मार देती है। जिमी के गिरते ही मरने से पहले वो भी लोरा को गोली मार देता है और आखिरी सांस लेते हुए जिमी रॉय से कहता है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया। जिमी के आखिरी शब्द ने रॉय को हिला कर रख दिया, क्योंकि उसे ये नहीं समझ आया कि आखिर जिमी ने मेरे लिए क्या किया। रॉय ने आखिरकार केस सुलझा दिया था और अब आइजैक को निर्दोष साबित कर दिया गया और उसे जेल से रिहा कर दिया गया। अब जोसेफ के मर्डर का मुख्य आरोपी लोरा को ठहराया गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और इसके बाद जब रॉय फ्रीमैन एक राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसने एक निर्दोष की जान बचा ली थी, उसका मेडिकल ट्रायल भी खत्म हो चुका था और उसकी खोई हुई यादें धीरे धीरे वापस आने लगी थी। घर लौटकर रॉय अपनी पत्नी की फोटो साफ करता है और यहाँ एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। रॉय की पत्नी कोई और नहीं बल्कि डियन लिंच थी। जी हाँ, वही डियन जिसे रॉय ने कभी प्यार किया था और जोसेफ के साथ उसके रिश्ते के कारण गुस्से में आकर उसे मार दिया था। इसके बाद रॉय को उस दिन का दृश्य याद आता है जब लोरा ने उसे ओल्ड वरन पब में मिलकर भड़काया था। उसने रॉय को बताया था कि जोसेफ उसकी बीवी डियन के ट्रॉमा का फायदा उठा रहा था, लेकिन तब रॉय ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। फिर जिमी ने वो टेप दी जिसमें जोसेफ और डियन का SMS था। वीडियो देखकर रॉय का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्से में आकर उसने जोसेफ को मार दिया। असल में जोसेफ का कातिल कोई और नहीं बल्कि रॉय फ्रीमैन खुद था। जिमी ने उसका साथ दिया और आइजैक को इस केस में फंसा दिया, लेकिन आखिर में रॉय ने ही आइजैक को बचा लिया और रॉय के इसी पछतावे के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। कभी कभी सच्चाई आईने से ज्यादा डरावनी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।